Assalamualaikum everyone and welcome to weekly test session by premed.pk. This is Tahreem Kartizi and today we are going to do the discussion for the weekly test number 11. The chapters we'll be covering in this test are solids and alcohol and phenols. Starting with our MCQ number 1, it is solid NaCl is a bad conductor of electricity because solid जो आपके पास सोडियम क्लोराइड होता है that is a bad conductor of electricity. Molten state में it can conduct electricity. ठीक है, तो solid NaCl is a bad conductor because solid NaCl में there is no migration of ions. ठीक है, flow of ions ठीक है that is currents जो ions होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो होगा तो उसको हम करंट कहते हैं. ठीक है, अगर आपके पास आइंस जो हैं फ्लो नहीं करे तो वहाँ पे करंट नहीं होगा. ठीक है, तो देयर इज़ नो माइग्रेशन ऑफ आइंस. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स व्हेन देयर इज़ फ्री मूविंग चार्जेस. इलेक्ट्रॉन्स हैं या आइंस हैं. ठीक है, सो चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है. Next is choose the correct statement. Diamond is hardest and graphite is softest. तो diamonds and graphite are both the allotropes of carbon. यानी इसमें आपके पास जो है एलिमेंट सेम एलिमेंट के दोनों बने हुए. ठीक है, बट उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है. तो आपके पास जो डायमंड की अरेंजमेंट इस तरह है कि इसमें स्ट्रॉन्ग वैंडरवॉल फोर्सेस हैं जिसकी वजह से दैट इज़ हार्ड. ठीक है, और ग्रेफाइट में वैंडरवॉल फोर्सेस आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, वीक फोर्सेस हैं जिसकी वजह से दैट इज़ सॉफ्ट. सो इसमें आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है. ग्रेफाइट इज़ नॉट द हार्डेस्ट, कोल इज़ नॉट द हार्डेस्ट एंड डायमंड इज़ द हार्डेस्ट. कोक इज सॉफ्टेस्ट, ये भी गलत है. ठीक है, ग्रेफाइट इज सॉफ्टेस्ट बिकॉज इट हैज़ वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन इट्स लेयर्स एंड डायमंड इज हार्ड ड्यू टू द जाइंट कोवेलेंट लैटिस एंड इट हैज़ मैनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स. नेक्स्ट इज़ द क्रिस्टल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वैंडरवॉल इंटरैक्शन इज़. तो वैंडरवॉल इंटरैक्शन की वजह से जो आपके पास क्रिस्टल फॉर्म होता है उस क्रिस्टल को हम कहते हैं दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. ठीक है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैव वैंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन देम. कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन देयर स्ट्रक्चर्स. और जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं दे आर बाउंडेड बाय द आयनिक बॉन्डिंग. और मेटालिक क्रिस्टल में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स्ड इन द मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज़ व्हेन अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म. इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? तो अगर एक कंपाउंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस फिनोमिना को हम पोलीमॉर्फिज्म कहते हैं. ठीक है, so the phenomenon of a compound existing in more than one crystalline form is known as polymorphism. It refers to the ability of a substance to exist in multiple crystal structures or forms while maintaining the same chemical composition. Chemical composition same है but वो आपके पास different multiple structures या multiple forms में क्या कर रहा है? exist कर रहा है. ठीक है, तो जो डिफरेंट उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज पॉलीमॉर्फ्स एंड दे हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज उनकी डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया जाता है इन वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं. ठीक है, इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं AgNO3 की. ठीक है, वो आपके पास होता है रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में. ठीक है, तो दीज आर द टू पॉलीमॉर्फ्स ऑफ AgNO3. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू फॉर अमॉर्फस सॉलिड्स. तो अमॉर्फस सॉलिड्स में आपके पास कोई सिमेट्री नहीं होती. आपके पास सॉलिड की ही टाइप्स हैं लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह नहीं होते. लाइक एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती उनकी. ठीक है, तो दे पोसेस सिमेट्री. ये अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है. दिस इज़ अ प्रॉपर्टी फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, दे आर आइसोट्रोपिक. दिस इज करेक्ट. अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक बिकॉज दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है, और अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. हाउएवर they may possess small regions of orderly arrangement. ठीक है, उनमें आपके पास small regions होते हैं which have orderly arrangements. ठीक है, they are anisotropic. तो anisotropic आपके पास crystalline solids होते हैं. they have they cleave along a particular direction. ये भी आपके पास wrong है. and they have a definite shape. तो definite shape में इनकी नहीं होती. ठीक है, cleavage planes exist due to order of arrangement of atoms thereby giving smaller crystalline solids of same geometric arrangement as the parent. ठीक है, on the other hand जो constituent particles होते हैं of amorphous solids they are randomly arranged so they are not going to show the cleavage properties. और डेफिनेट शेप भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती है. अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव organized atoms and molecules in a defined lattice pattern. नेक्स्ट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर. तो डायमंड्स एंड ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने हुए हैं. दे आर बोथ द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ठीक है, उनकी आपके पास स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है लेकिन आपके पास सेम एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, सो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोप्स आर सम केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट. ठीक है, एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ एन एलिमेंट. एक ही एलिमेंट है उसके आपने डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर दिए. यानी उसको उसमें जो आपने एलिमेंट्स को मिला के जो मॉलिक्यूल बनाया उससे जो कंपाउंड अगर बन रहा है. ठीक है, तो उसमें आपके पास हो क्या रहा है कि उनमें सिर्फ उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है. ठीक है, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर बाउंडेड टुगेदर डिफरेंटली. ठीक है, एलोट्रोप्स में शो डिफरेंसेस इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. डेफिनेटली उनकी अरेंजमेंट आपके पास डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर.
Next is the unit cell with the crystallographic dimensions. A is equal to B, but B is not equal to C. ठीक है, and A alpha, beta and gamma that is equal to 90 degrees. So that is a tetragonal. ठीक है, tetragonal unit cell has two dimensions. A is equals to B, but C is not equal to them, and all angles equal to 90 degree. नेक्स्ट आपके पास है द क्रिस्टल सिस्टम हैविंग ऑल साइड्स ए बी एंड सी अनइक्वल. अब इसमें आपके पास क्या है, जो ये वाला क्रिस्टल सिस्टम वो कह रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी. सारे आपस में क्या है, अनइक्वल है. बट आपके पास एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं. ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. तो ये आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक है. ठीक है, ये आपके पास ये पूरा टेबल गिवन है. इसमें आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. जिस तरह अगर आपके पास साइड्स इक्वल हैं बट एंगल्स साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं तो उसे हम क्यूबिक कहेंगे या आइसोमेट्रिक कहेंगे. ठीक है, अगर साइड्स इक्वल नहीं है आपस में बट एंगल्स इक्वल हैं तो हम उसे ऑर्थोरोम्बिक कहेंगे. ठीक है, सो दीज आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम. यू हैव टू रिमेंबर दीज. नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी. ठीक है, तो किसकी सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी है. तो लैटिस एनर्जी जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड लैटिस एनर्जी की ही बात हो रही है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल का साइज़ होता है उसके पास उसमें जो लैटिस एनर्जी होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे आपको उसने एलिमेंट्स दिए हुए फर्स्ट ग्रुप के हम ले लेते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन लिथियम हाली ने की रब से फरियाद. ठीक है, तो ये आपके पास ग्रुप 1 में आ गया. ठीक है, अब जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे यहाँ पे तो आपके पास जो एटॉमिक साइज़ होता है, हाँ, जो आपके पास एटॉमिक साइज़ होता है ना, डाउन द ग्रुप मूव करने पे एटॉमिक साइज़ आपके पास इंक्रीज़ करता है. क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, आपके पास साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है. अब जो लैटिस एनर्जी दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी होगी, जिसका स्मॉलेस्ट साइज़ होगा. अब यहाँ पे आपने देखना है स्मॉलेस्ट साइज़ किसका है, तो हाइड्रोजन है नहीं ऑप्शंस में, लिथियम है. ठीक है, तो लिथियम के बाद उसने सोडियम दिया हुआ है, सोडियम का साइज़ लिथियम से बड़ा होगा. एंड देन उसने पोटेशियम दिया हुआ है, वो भी आपके पास ग्रुप में नीचे आ रहा है तो उसका साइज़ डेफिनेटली लिथियम से बड़ा होगा. ठीक है, तो लिथियम आपने यहाँ से चूज़ कर लिया. और फिर आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है जो बाकी हैं, दीज आर हेलोजेंस. ठीक है, सो दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होते हैं. ठीक है, दीज आर हेलोजेंस. अब इसमें भी आपके पास, इसमें जब आप यूँ करके ऐसे करके जाओगे, ऐसे करके जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ आपके पास क्या करता है, साइज़ जो है एलिमेंट का वो डिक्रीज़ कर जाता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स कांस्टेंट रह रहे होते हैं लेकिन आपके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से साइज़ ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास साइज़ किसका सबसे कम होगा. यहाँ पे आपको क्लोरीन गिवन है और ब्रोमीन गिवन है. तो ब्रोमीन टॉप टू बॉटम वाली बात करो तो ब्रोमीन का साइज़ आपके पास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन. ठीक है, क्योंकि जैसे हम नीचे जाते जाते हैं साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ से आपने वो दो एलिमेंट्स उठाने हैं जो मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं. ठीक है, जिनका आपके पास स्मॉलेस्ट साइज़ है. तो यहाँ से आपने लिथियम ले लिया जिसका स्मॉलेस्ट साइज़ है और यहाँ से आपने क्लोरीन ले लिया जिसका आपके पास स्मॉलेस्ट साइज़ है. फ्लोरीन अगर ऑप्शन होता तो आप फ्लोरीन को टेक करते हैं, बट फ्लोरीन सिंस इट्स नॉट एन ऑप्शन तो आप किस पे जाओगे, क्लोरीन की तरफ जाओगे. सो आपके पास लिथियम क्लोराइड आपके पास करेक्ट आंसर है. ठीक है, जो लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम क्लोराइड इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आइंस. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आइन से आपने 1 मोल बनाया है ऑफ द सॉलिड आयनिक कंपाउंड दैट इज लिथियम क्लोराइड. तो जो एनर्जी उस टाइम आपकी रिलीज हुई है उसको हम क्या कहेंगे, दैट एनर्जी इज बेसिकली द लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम. ठीक है, तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी आपके पास किसकी है, लिथियम क्लोराइड की. नेक्स्ट इज अमॉर्फस सॉलिड्स टर्न इनटू गैस लाइक स्टेट फ्रॉम रबर लाइक स्टेट. तो अब एक रबर लाइक स्टेट से आपके पास अमॉर्फस सॉलिड्स कन्वर्ट हो रहे हैं टू अ गैस लाइक स्टेट. तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ग्लास ट्रांजिशन. ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम रबर लाइक स्टेट टू ग्लास लाइक स्टेट इन अमॉर्फस सॉलिड्स इज रिफर्ड टू एज ग्लास ट्रांजिशन. ठीक है, इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड रिवर्सिबल ट्रांजिशन इन अमॉर्फस मटेरियल्स from a hard and relatively brittle glassy state to a viscous or rubbery state as the temperature is increased.
नेक्स्ट आपके पास है एटम्स इन सॉलिड्स आर। तो सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, सो दे कैन नॉट मूव फ्रीली, ठीक है। तो लूजली पैक तो होते नहीं है आपके पास, लूजली पैक लिक्विड्स में होते हैं और गैसेज में तो दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। रैंडम मोशन आपके पास गैसेज में रैंडम मोशन होता है बिकॉज द एटम्स आर वे टू फार फ्रॉम ईच अदर, तो वो दे कैन मूव ईजीली फ्रीली रैंडमली मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक्साइटेड कब होगा, जब आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, हीट दोगे किसी तरह, तो ऐसे करके जो एक एलिमेंट है वो सॉलिड के अंदर एटम्स एक्साइट हो सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड के अंदर एटम्स होते क्या हैं, बेसिकली दे आर क्लोजली पैक टू ईच अदर। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ऐसे करके मैं एटम्स को ड्रॉ करूँगी सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। तो जो सॉलिड्स के अंदर एटम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। द थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज, ये पूछ रहा है कौन सी चीज़ गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक, ठीक है, दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन स्पेस, सो देयरफॉर दे आर आइसोट्रॉपिक। दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, दे डू मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, क्योंकि उनकी रैंडम अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल्स जो उनके होते हैं दे आर रैंडमली अरेंज्ड, ठीक है। एंड देयर इज़ नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो येस दैट इज करेक्ट। ऑर्डरली अरेंजमेंट आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में दिखती है, अमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिबिट एनी ऑर्डरली अरेंजमेंट, हेंस द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, तो ये रिजिड नहीं होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट रिजिड, दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल भी नहीं है, आप उन्हें कंप्रेस भी कर सकते हो, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयनिक सॉलिड द आयंस शुड बी। तो आपने कंडक्ट करनी है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए आयनिक सॉलिड, उसमें आयंस क्या होने चाहिए, आयंस शुड बी फ्री, ठीक है। आयंस फ्रीली मूव करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे तो आपको करंट होगा, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट, तो कंडक्ट वो करेगा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉर अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मस्ट हैव मोबाइल चार्जेस, ठीक है। मोबाइल चार्ज कैरियर्स होने चाहिए इन आयनिक सॉलिड्स, दीज मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयंस, ठीक है। आयनिक सॉलिड है तो उसके अंदर आपके पास आयंस है विच कैन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसे प्रोवाइड करोगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, या आप उसे मेल्ट करते हो, द आयंस बिकम फ्री एंड देन दे कैन मूव रिजल्टिंग इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। सो जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड की बात की थी, तो हमने कहा था दैट कैन ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेट, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय द एटम्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड के एटम वाइब्रेशनल मोशन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ ये बात की कि आपके पास जो एटम्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ट्रांसलेशनल मोशन ये होता है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन है, इतनी इनके पास जगह ही नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकें। रोटेशनल मोशन, रोटेट करने की भी इनके पास जगह नहीं है, एंड लीनियर मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। वाइब्रेट कर सकते हैं अबाउट देयर ओन पोजिशन, ऐसे करके इनके अंदर वाइब्रेशन हो सकती है, ठीक है, बट दे कैन नॉट मूव फ्रीली, तो इनके सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन इनमें हो सकती है। पार्टिकल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ बट रिमेन इन देयर फिक्स पोजीशन, लाइक दे आर वाइब्रेटिंग अराउंड देयर मेन पोजीशन, ठीक है। एज अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर अंटिल दे हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड। तो एक द शेप ऑफ क्रिस्टल जिसमें वो क्रिस्टल यूजुअली ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। So the crystal habit is the ideal shape of the crystal face. Ideal shape require ideal growth conditions and many descriptive terms are used to characterize the habit of the crystal. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चर वो पूछ रहा है, वो आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछ रहा, केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं पूछ रहा, इट इज़ आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने वाटर को फ्रीज किया तो आपके पास आइस बन गई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर H2O, ठीक है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी उसने पूछा है स्ट्रक्चर, ठीक है, वो स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। तो लिक्विड का स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, लिक्विड आपके पास जो लिक्विड वाटर है दैट इज़ लिक्विड, ठीक है, इट इज़ फ्लोई इन नेचर, फ्लूइड है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर उसका आइस जैसा तो नहीं है, ठीक है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी कार्बन एटम से बना हुआ है एंड दैट इज़ नॉट दैट कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये भी इतना कॉम्पैक्ट नहीं है। एंड सुक्रोज आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसमें भी आपके पास ये भी उसका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपके पास आइस और डायमंड का सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। आइस एंड डायमंड बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, दोनों आपके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन आइस वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न फॉर्मिंग अ क्रिस्टल लैटिस, और each water molecule is bonded to 4 neighboring water molecules through a hydrogen bond. This arrangement gives ice its solid and stable structure, ठीक है। सिमिलरली डायमंड में भी आपके पास कार्बन एटम्स अरेंज हुए हैं इन अ रेगुलर पैटर्न, ठीक है। तो दोनों में आपके पास दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है।
नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। तो डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इज़ बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम की हम बात करें उसमें कितना मास है, अ मास कंटेन्ड इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, यानी डेंसिटी में अगर आपके पास मास ज़्यादा होना चाहिए, डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब मास ज़्यादा होगा इन स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि आपके पास जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज उनमें एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे मास ज़्यादा होता है क्योंकि आइटम्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, लिक्विड में आपके पास डेंसिटी लेस होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, एंड डेंसिटी ऑफ गैसेज इज़ लाइक द लीस्ट। ठीक है, सो आपके पास सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन अ रेगुलर अरेंजमेंट रिजल्टिंग इन अ हायर डेंसिटी कंपेयर टू द लिक्विड्स, गैसेस एंड plasma. The density of substance is defined as mass per unit volume, and in solids particles are densely packed leading to a higher mass per unit volume. Next question is quartz is a dash crystal. So quartz is a covalent crystal. ठीक है, it is composed of silicon and oxygen. Quartz is basically SiO2, silicon dioxide. ठीक है, so quartz is basically silicon dioxide. It is composed of silicon and oxygen atoms that are arranged in three-dimensional covalent network structures. ये these both are combined together by the covalent bond. यहाँ पे आपके पास covalent bonding है. ठीक है, so the bonds between the atoms in quartz involves the sharing of electrons. Covalent bonding में electrons की sharing हो रही होती है. Ionic में either you give the electron or you take the electron. ठीक है, which is characteristic of the covalent compound. The covalent network structure contributes to the hardness and stability of the quartz. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेज आपके पास किसके दरमियान में होती हैं, सॉलिड्स के दरमियान में आपके पास इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि दे आर लाइक डेंसली पैक्ड, सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. So solids on the other hand have strong intermolecular forces because the particles are closely packed together, and these forces hold the particles in a fixed position, giving solids their definite shape और उनका definite volume भी होता है. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपके पास पोलर भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी नॉन पोलर इन नेचर. ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी पोलर और नॉन पोलर इन नेचर. पोलर में आप एग्जांपल ले लो सुक्रोज की या आयोडीन की एग्जांपल ले लो. ठीक है, तो हम आयोडीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास I2 आयोडीन है, दोनों की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करी, नॉन पोलर है. ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, पोलर में आपके पास सुक्रोज है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपके पास नॉन पोलर है. तो मैंने जो एग्जांपल दी है, मैंने आपको नॉन पोलर की एग्जांपल दे दी आयोडीन, और पोलर में मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ सुक्रोज. ठीक है, तो सुक्रोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ बेसिकली अ डाइसेकेराइड. ठीक है, और इसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है. ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज़ पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो ये जो आपके पास होता है सुक्रोज, दैट इज़ बेसिकली polar in nature. Which is the transition temperature of KNO3? तो आपके पास KNO3 का transition temperature is 123 degree Celsius. ठीक है, transition temperature होता क्या है? The temperature at which the allotropes forms of a substance exist in equilibrium. जो allotropes हैं एक substance के, ठीक है, वो equilibrium में हो तो उस temperature को हम transition temperature कहते हैं. ठीक है, at atmospheric pressure when heated through the transition temperature of temperature of approximately 123 degree Celsius, जो potassium nitrate है KNO3, it undergoes a phase transformation from orthorhombic crystal phase, alpha phase है उसकी, to rhombohedral crystal phase, that is the beta phase. तो ये आपके पास allotropic forms हैं किसकी, potassium nitrate की, orthorhombic and rhombohedral. ठीक है, so these both comes to like they exist in an equilibrium phase. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, that is the transition temperature. What is an example of a polymorph? तो आपके पास AgNO3 is an example of polymorph. ठीक है, it is an example of polymorph among the options provided. Polymorphism is the ability of a substance to crystallize into different crystalline forms. ठीक है, different crystalline forms में crystallize होगा. ठीक है, ये ability इसको हम क्या कहते हैं, polymorphism कहते हैं. ठीक है, these crystalline forms are called polymorphs या crystalline modifications भी कहा जाता है. And polymorphs have the same liquid or gaseous state but behave differently in solid state. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में डिफरेंटली बिहेव करते हैं, सेम इनकी लिक्विड एंड गैसियस स्टेट होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एलोट्रॉप या एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर. तो सल्फर के आपके पास दो एलोट्रॉप्स हैं, वन इज मोनोक्लिनिक सल्फर एंड द अदर वन इज रोम्बिक सल्फर.
ठीक है, एलोट्रॉपी इज द existence of an element in more than one crystalline forms. These forms are known as allotropes. सल्फर दो रोम्बिक दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, यानी रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, विच आर इन इक्विलिब्रियम टू वन अनदर, यानी ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होती हैं. इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर आपके पास क्या है, दैट इज़ 95.5 डिग्री सेल्सियस. NaCl एंड डायमंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन फॉर्म. तो NaCl आपके पास सोडियम क्लोराइड है, इसका भी एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिफाइंड पर्टिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर है. और जो आपके पास डायमंड है ये भी एक लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बोथ आर क्यूबिक. चार्ली करेक्ट आंसर है, ठीक है. बोथ हैव सेंटर फेस्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ऐसे करके ये डायग्राम में हम देख लेते हैं. ऐसे करके आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं NaCl का भी और डायमंड का भी आपके पास ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है. कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हुई हुई होती है एलिमेंट्स की. NaCl and CSF have same geometry because they have the same. ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और बॉन्ड लेंथ, ये आपके पास सेम नहीं होती सोडियम क्लोराइड की और CSF की, बट आयनिक रेडियस रेशो सेम होता है. ठीक है, NaCl and CSF have the same geometry because they have the same ionic radius ratio. ठीक है, the ionic radius ratio is the ratio of the radius of the cation to the radius of anion in an ionic compound. In both NaCl and CSF, the cation is smaller than the anion, but the ratio of their radii is same. ठीक है, इसमें आपके पास दोनों में क्या है, cation is smaller than the anion, बट इनका जो रेशियो है रेडियाई का वो आपके पास क्या आ जाता है, जब दोनों को रेशियो लोगे डिवाइड करोगे तो दोनों का रेशियो आपके पास सेम आता है. ठीक है, एज अ रिजल्ट बोथ कंपाउंड्स अडॉप्ट द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक है, इनका आपके पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है दोनों का सेम होता है. और क्या आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इनका, दैट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक है, दी अदर प्रॉपर्टीज़ मैंशनड जो है आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और बॉन्ड लेंथ है, दे मे बी डिफरेंट फॉर NaCl एंड CSF बिकॉज दे हैव डिफरेंट केटाइंस एंड डिफरेंट एनाइंस. ठीक है, एनाइंस भी आपके पास डिफरेंट है. हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज़ डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl इज. तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. ठीक है, क्योंकि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन. अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaCl, तो वो भी आपके पास 6 ही होगा क्योंकि ईच क्लोरीन आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम ions. This gives sodium an octahedral coordination geometry and a coordination number of 6. In other words, each sodium ion in NaCl is directly bonded to 6 chloride ions and is therefore said to have a coordination number of 6. नेक्स्ट इज अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ. तो क्रिस्टल एटम्स का भी बना हुआ हो सकता है. ठीक है, एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आयंस का भी बना हुआ होता है. आयंस आर द एटम्स दैट हैव लॉस्ट या गेन इलेक्ट्रॉन. दे हैव पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं. ठीक है, और मॉलिक्यूल्स का भी बना हुआ हो सकता है. ठीक है, जो फॉर्म हुए हुए होते हैं बाय द बॉन्डिंग ऑफ 2 और मोर एटम्स टुगेदर. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. एटम्स में हम क्या कहेंगे, जिस तरह आपके पास सॉल्ट क्रिस्टल है, ठीक है, सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं, जिस तरह आपके पास सोडियम आइंस हैं और क्लोरीन आइंस हैं. सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है. ठीक है, तो सॉल्ट जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ आइंस. ठीक है, शुगर क्रिस्टल किसके बने हुए, शुगर मॉलिक्यूल्स के बने हुए. ठीक है, और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एटम्स. तो ये आपके पास एटम्स के बने हुए. तो क्रिस्टल आपके पास एटम्स का भी बना हुआ हो सकता है, आइंस का भी और मॉलिक्यूल्स का भी. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. डेंसिटी ऑफ आइस इज़. तो आइस की डेंसिटी इज़ लोअर देन वाटर. वाटर जो आपके पास वाटर है उसकी डेंसिटी होती है मैक्सिमम, हाईएस्ट डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस में इट इज़ स्टिल इन द लिक्विड स्टेट. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज होगा. 4 डिग्री सेल्सियस में इट इज स्टिल इन द लिक्विड स्टेट. तो हाईएस्ट डेंसिटी वाटर की होती है, मतलब वाटर की आपके पास हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस में. दिस मीन्स इट इज स्टिल इन द लिक्विड स्टेट. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आइस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है. ठीक है, व्हेन कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर इट इज नोन दैट आइस हैज़ अ लोअर डेंसिटी देन वाटर. दिस इज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट आर मोर क्लोजली पैक्ड कंपेयर्ड to the arrangement of molecules in the solid state of ice. As the water freezes and transforms into ice, the water molecules form a crystal lattice structure which causes them to arrange themselves in more organized pattern with relatively larger spaces between the molecules. Okay, this leads to a lower mass per unit volume and hence lower density compared to the liquid water. Therefore, आपके पास जो ice की density है that is less than the density of water. Next is the small orderly arranged crystalline part of amorphous solids are.
तो अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कुछ स्मॉल ऑर्डरली अरेंज क्रिस्टलाइन पार्ट्स होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइट कहते हैं, ठीक है. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन. दीज आर्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क एंड इस नेटवर्क इज नोन एज क्रिस्टलाइन लैटिस, और स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास क्रिस्टल का क्या होता है, दैट इज यूनिट सेल. नेक्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन. द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अ डायमंड इज, तो डायमंड में आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है. डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड द कार्बन एटम्स इन डायमंड आर बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है. जब हम डायमंड की बात करते हैं तो हम कहेंगे इन ईच डायमंड एटम जो कार्बन है दैट इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, लाइक दिस इज द मेजर कार्बन. तो ये आपके पास कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो 4 कार्बन के साथ ये अटैच हुआ हुआ है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिड, ठीक है. So this type of hybridization in a diamond is sp3 which involves the mixing of 1s and 3p orbitals, ठीक है. sp3 का मतलब 1s and 3p orbitals है आपके पास, which involves the, अच्छा ये हो गया, to form the 4 hybrid orbitals that are equally spaced at 109.5 degree angles. These hybrid orbitals then form bond with the other carbon atoms in the crystal structure. तो ये कार्बन के एटम्स जो हैं ये इन्होंने ही बॉन्ड फॉर्म किया हुआ होता है, तो आपके पास डायमंड बनता है एंड ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इनकी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है, इसकी डेफिनेट शेप होती है. एलोट्रॉप्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है. एलोट्रॉप्स आपके पास सेम एलिमेंट के होते हैं. लेट्स से जिस तरह अभी हमने डायमंड और ग्रेफाइट की एग्जांपल ली, तो बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है. बकी बॉल्स भी हैं आपके पास, ठीक है, तो ये भी आपके पास कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं. बट अगर हम यहाँ पे कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास डायमंड में भी कार्बन ही है, सिर्फ ग्रेफाइट में भी कार्बन ही है. उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, दूसरा आपके पास इतना कॉम्पैक्ट नहीं है, उसमें आपके पास लूजली बॉन्ड है, ठीक है. कार्बन आपके पास ग्रेफाइट में 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ फॉर्म हुआ है, तो इस वजह से उसकी इतनी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता, ठीक है. बट आपके पास एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, दे आर ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ठीक है. उनमें आपके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं. जिस तरह आपके पास एलोट्रॉप है, क्या कहते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो उसमें आपके पास एलिमेंट सेम है, दैट इज कार्बन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. जिस तरह मैंने आपको बताया, जो कार्बन है उसने 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड फॉर्म किया हुआ होता है, ठीक है. इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, हेंस लीविंग बिहाइंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन. एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज, नॉन पोलर यानी पोलैरिटी एग्जिस्ट ना करती हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ना हो, ठीक है. तो आइस में आपके पास वाटर है, ठीक है, H2O आइस इस तरह है ना, तो आपके पास जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उनमें आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रही है, तो ये इसमें आपके पास ये जो बॉन्ड है दैट इज पोलर, ठीक है. शुगर में भी मैंने आप लोगों को बताया, शुगर में भी आपके पास कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. तो शुगर आपके पास क्या हो गई, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो पोलर. और सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट में हम लेट से NaCl सॉल्ट की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपके पास यहाँ भी पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, सोडियम पार्शियल पॉजिटिव है, इट इज़ अ मेटल, एंड जो क्लोरीन है दैट इज़ अ नॉन मेटल, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये ग्रुप 1A से है, ठीक है, और ये आपके पास ग्रुप 7A से है, ठीक है. तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके पास बॉन्ड है दैट इज़ पोलर. आयोडीन है, I2 हम ले लेते हैं, ठीक है. तो आप देखो सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों I ही हैं, तो दोनों के दरमियान में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो तो वो जीरो होगा, क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट से x है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x ही होगी, x माइनस x करोगे तो जीरो ही आएगा. सिमिलर टर्म्स को आपस में माइनस कर दो ना, आंसर तो जीरो आएगा, ठीक है. तो सिंस इट इज़ अ मॉलिक्यूल और मेड अप ऑफ सेम एटम्स, इसमें आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ठीक है. और ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है दैट इज़ नॉन पोलर इन नेचर, इसमें पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही. What are the basic particles of ice crystals? तो ice crystal में आपके पास water molecules हैं, ठीक है. तो आपके पास basic particles क्या हैं, those are molecules, ठीक है. The correct answer is molecules. Ice crystals are formed by the arrangement of water molecules in a specific pattern. तो water molecules होते हैं, each water molecule is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom that is held together by a covalent bond. In the solid state of ice, these molecules form a regular repeating pattern due to hydrogen bonding between the adjacent water molecules. अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ. आपके पास जब हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है. इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है ना, सो दिस बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेती हूँ लाइक दिस, इसमें भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है,
ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है। बट इस वाटर मॉलिक्यूल में और इस वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है ना, दैट बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसमें आपके पास क्या एग्जांपल्स होती हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या फ्लोरीन है। इनके साथ जब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, इनके साथ जब हाइड्रोजन अटैच करेगा तो ऐसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, बट दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो क्या है, दैट बॉन्डिंग इज बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो द बेसिक पार्टिकल्स ऑफ आइस क्रिस्टल दे आर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उनके दरमियान से उनसे आपके पास क्रिस्टल फॉर्म हुआ है, सो दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। The smallest part of a crystal lattice showing all the properties of a crystal is, तो आपके पास जो crystal lattice का smallest part है, ठीक है, that show all the properties of the crystal, that is the unit cell. ठीक है, a unit cell is the smallest portion of a crystal lattice that show the three-dimensional pattern of the entire crystal. A crystal can be thought as the small unit cell repeated over and over in three dimension. ऐसे सोचो कि यूनिट सेल अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार और उससे आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, आपके पास क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड प्रोसेस डैश काइनेटिक एनर्जी। अब मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन ही क्या हो रहा है, दैट इज ओनली वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांजिशनल मोशन तो हो नहीं सकता। ठीक है, एटम्स आर वेरी डेंसली पैक टुगेदर, क्लोज हैं टू ईच अदर। ठीक है, तो दे कैन बेयरली वाइब्रेट। तो वाइब्रेशनल मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन है कौन सा, वाइब्रेशनल मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसके अंदर कौन सी होगी, दैट इज गोइंग टू बी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स इन आयनिक क्रिस्टल इज। तो आयनिक क्रिस्टल है यानी आपके पास आयन्स हैं, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल में आपके पास जो बाइंडिंग फोर्सेज हैं दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल्स, तो आयनिक क्रिस्टल में आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं और उन चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान की क्या फोर्स होगी, दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ionic crystal are held together by electrostatic forces of attraction between the positively charged ions, that is a cation, and negatively charged ion, let's say anion. ठीक है, this electrostatic force is often referred to as ionic bonding. The strong attraction between the opposite charges lead to formation of a stable crystal structure in ionic compound. तो इस तरह आपके पास ionic crystal की क्या एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो NaCl है ना, तो सोडियम आपके पास क्या है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और आपके पास जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इन इट। ठीक है, सो दे आर बाउंड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकॉज दीज इंटरैक्शंस आर रिलेटिवली वीक। मॉलिक्यूलर सॉलिड टेंड्स टू बी सॉफ्ट एंड हैव लो टू मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नेक्स्ट इज डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर बिकॉज ऑफ, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो डायमंड है दैट इज़ अ बैड कंडक्टर। कार्बन एटम है, उसने 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं है। ठीक है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस नहीं है इन द डायमंड क्रिस्टल, सो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कहेंगे, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो अगर एक एलिमेंट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है, लेट्स से कार्बन है, वो एक एलिमेंट है, उसके आपके पास डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, जिस तरह ग्रेफाइट है, डायमंड है। ठीक है, तो उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हुई हुई है। ठीक है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज एलोट्रॉपी। The temperature at which one crystalline form changes to another is called, तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाती है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर करेक्ट आंसर है। द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंजेस टू अनदर वन इज रेफर्ड टू ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन ट्रांजिशन occurs due to change in the arrangement of atoms or molecules within a crystal lattice. The transition temperature can vary depending on specific material and nature of transition. जिस तरह हमने AgNO3 का पढ़ा, KNO3 का पढ़ा, हमारे पास क्या था 123 डिग्री सेल्सियस और 95.5 डिग्री सेल्सियस उनके ट्रांजिशन टेम्परेचर थे, यानी उनकी जितनी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स थी वो होंगी इन इक्विलिब्रियम एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास आयनिक सॉलिड्स, द पार्टिकल्स इन आयनिक सॉलिड्स आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस एंड दे हैव लिटिल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो लिटिल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है तो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इंटरैक्शंस आर रिलेटिवली वीक। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स
टेंड टू बी सॉफ्ट एंड हैव लो टू मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट्स. ठीक है, ये भी आपके पास क्या होते हैं, दीज आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड विद इन ईच मॉलिक्यूल. अगर हम नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें तो it is difficult to break the covalent bonds in the covalent solids and there aren't any delocalized electron. कोई free electron या delocalized electrons भी नहीं है, so there is going to be no conduction of electricity. Metallic solids की बात करें तो metallic solids are composed of metal cations held together by delocalized sea of valence electrons. तो बहुत ज़्यादा delocalized electrons होते हैं इसमें. ठीक है, because of the electrons are mobile, metallic solids are good conductors of heat and electricity. ठीक है, the pool of free electrons is responsible for the good conductivity. तो metallic solid आपके पास correct answer है. These two are the metallic solids are basically the good conductors of electricity. क्यों? Because they have free या delocalized electrons in them. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है. एमॉर्फस सॉलिड का वेरिएबल या एक वाइड रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट्स की. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो उनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है. दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ फिक्स्ड. ठीक है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज चेंज्ड ड्यू टू. तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी. चार्ली करेक्ट आंसर है. इम्प्योरिटीज चेंज ग्रोथ रेट, शेप एंड थिकनेस of growth layers and growth habits and are trapped as insecurity striations and large crystals of impurities and inhomogeneities. Some of these effects of impurities are reviewed for the growth of bulk single crystal. Next is which of the following compounds will give a secondary alcohol after reaction with NaBH4? तो आपके पास NaBH4 is a reducing agent. ठीक है, we are going to start from here. अब हम क्या करते हैं, आपने क्या करवाना है, किसी कंपाउंड की रिडक्शन करवाई. आपने एक कंपाउंड है लेट्स से एक्स, उसकी आपने करवा दी रिडक्शन. ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया सेकेंडरी एल्कोहल. आप इस चीज़ को इस तरह भी लेके चल सकते हो कि आपने सेकेंडरी एल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करवाई. ठीक है, आपने सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई तो आपके पास एक्स बना. अब वो एक्स क्या है, जब भी आप सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हो तो आपके पास कीटोन बनता है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपके पास बनेगा एल्डिहाइड, और जब आप करवाओगे सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, उसकी आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपके पास बनेगा कीटोन. ठीक है, और अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. ठीक है, दोनों की ऑक्सीडेशन से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. लेकिन आपके पास कीटोन जो हैं दैट आर लिटिल रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन. एल्डिहाइड्स की इजीली ऑक्सीडेशन हो जाती है. ठीक है, मतलब आपने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवानी तो आप कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो. लेट्स से आप यूज़ कर लो बेनेडिक्ट सोल्यूशन या आपके पास सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट यूज़ कर लो. ठीक है, उससे आपके पास एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी. लेकिन कीटोन की टॉलेंस रिएजेंट से नहीं होगी. इट इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, आपने कीटोन की ऑक्सीडेशन करवानी है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा. लेट से आप यूज़ करोगे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ठीक है, तो उससे आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करवा सकते हो इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर रिएक्शन विद NaBH4. यानी आप किस कंपाउंड की रिडक्शन करवाओगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल आएगा. या सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ या आप किसी कंपाउंड की रिडक्शन करवाओ, एक ही बात है. ठीक है, तो कीटोन आपके पास करेक्ट आंसर है. ऑप्शंस में देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास कीटोन है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे से है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, तो दिस इज R C डबल बॉन्ड O R. ठीक है, सो दिस इज जनरल फार्मूला फॉर अ कीटोन. ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन देखो, उसमें CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3. ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर आपके पास यहाँ O है और फिर आपके पास CH3 है. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ कीटोन. ठीक है, और जो आपके पास थर्ड चार्ली ऑप्शन है दिस इज़ एन एल्डिहाइड. ठीक है, इसकी आपने इस तरह आपने लिखना है CH3 CH2. आपके पास टर्मिनल पोजीशन पे होता है एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास H है. ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ आपके पास हाइड्रोजन अटैच है. और डेल्टा ऑप्शन जो है C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज़ बेसिकली योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अगर मैं यहाँ C डबल बॉन्ड O OH लिख देती हूँ सो दिस इज़ बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, अल्फा है. कीटोन इज़ द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो आपके पास जो इथेनॉल है और जो ब्यूटेन है दीज आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर. ठीक है,
नहीं, जो इथेनॉल है और जो मिथेनॉल है, दीज आर लिक्विड्स. जो ब्यूटेन है दैट इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर, और फिनोल आपके पास क्या होती है, दैट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ब्यूटेन इज गैस एट रूम टेम्परेचर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एट रूम टेम्परेचर इथेनॉल और मिथेनॉल बोथ लिक्विड्स हैं, ये आपके पास अल्कोहल्स हैं. ठीक है, एंड फिनोल जो है अकर्स एट वाइट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड मे बी हाईली टॉक्सिक एंड कॉस्टिक. ठीक है, तो फिनोल आपके पास क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट इन अ सॉलिड फॉर्म. The test used to distinguish among primary, secondary and tertiary alcohol. This is a very important MCQ. ठीक है, तो अगर आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, दैट इज़ ल्यूकस टेस्ट. ठीक है, ल्यूकस टेस्ट में आपने क्या करना है कि इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वी यूज दिस सोल्यूशन टू एग्जामिन द क्लास ऑफ अल्कोहल दैट वी आर डीलिंग विद. ठीक है, द डिफरेंस इज प्रेजेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर द अल्कोहल टू कन्वर्ट इनटू क्लोरोअल्कीन. अल्कोहल क्लोरोअल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए जितना टाइम उसको लगेगा उससे हम ये डिटरमिन करेंगे आइदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल वी आर डीलिंग विद. दिस चेंज इज मार्क्ड बाय सोल्यूशन बिकमिंग मिल्की वाइट फ्रॉम कलरलेस. अब आपके पास एक कलरलेस सोल्यूशन था, उससे आपके पास सोल्यूशन मिल्की वाइट हो जाएगा. ठीक है, जब मिल्की वाइट हो जाएगा तो हमें तब पता चलेगा. एंड एन ऑयली लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सोल्यूशन ड्यूरिंग द रिएक्शन. ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपके पास एक ऑयली लेयर फॉर्म हो जाती है ऑन द सर्फेस ऑफ द रिएक्शन, ऑन द सर्फेस ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, टर्शरी अल्कोहल्स शो द रिजल्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली. ठीक है, टर्शरी अल्कोहल्स क्या करेंगे, ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपके पास मिल्की हो जाएंगे. ठीक है, फ्रॉम द कलरलेस सोल्यूशन, और एक ऑयली लेयर उनके ऊपर फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं दे आर गोइंग टू शो द रिजल्ट बिटवीन 3 to 5 मिनट्स. 3 से 5 मिनट के दरमियान में वो ये रिजल्ट शो कर देंगे, यानी मिल्की हो जाएंगे और ऑयली लेयर फॉर्म हो जाएगी एट द टॉप ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल्स को आपको हीट करना पड़ेगा. ठीक है, जब हीट करोगे ओनली देन आपके पास क्या होगा, वो ल्यूकस टेस्ट पॉजिटिव देंगे. ठीक है, यानी वो एक मिल्की लेयर या फिर ऑयली लेयर फॉर्म कर देंगे ऑन द सोल्यूशन. ठीक है, सो ल्यूकस टेस्ट आपके पास करेक्ट आंसर है. Primary alcohol is produced by the reaction of Grignard reagent with dash followed by hydrolysis in an acidic medium. ठीक है, तो अगर इस चीज़ को याद रखो कि अगर आप Grignard reagent का रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, अगर आप Grignard reagent का रिएक्शन करवा रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपके पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी. ठीक है, अगर आप ग्रिग्नेड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हो एसिटल्डिहाइड से, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड बोथ्स आर एल्डिहाइड्स. ठीक है, इससे आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आपके पास अल्कोहल बनेगी दैट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रिग्नेड रिएजेंट का आप करवा दो एसीटोन के साथ, एसीटोन इज़ बेसिकली अ कीटोन. ठीक है, अगर हम एसीटोन से रिएक्शन करवा देते हैं तो आपके पास बनेगी टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल कब प्रोड्यूस होगी, तो प्राइमरी अल्कोहल आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होगी. रिएक्टिंग अ ग्रिग्नेड रिएजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अल्कोहल. एंड अगर आप कीटोन से रिएक्शन करवाओगे, यहाँ मैंने एसीटोन कहा है विच इज़ अ कीटोन, तो आपके पास क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगी. ये रिएक्शन आपको गिवन भी है, फॉर्मेल्डिहाइड का आपने ग्रिग्नेड रिएजेंट के CH3MgI के साथ आपने रिएक्शन करवाया. ठीक है, और आपके पास ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी एंड रिजल्टेंट आपके पास क्या था, इथाइल अल्कोहल रिजल्ट आपके पास बना, और साथ ही इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें दैट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ. तो एक मोनोमर है, दो मोनोमर्स हैं आपके पास, उन मोनोमर्स में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है और आपके पास एक पॉलीमर बन गया. ठीक है, तो अगर आपने मोनोमर से बनाना है पॉलीमर तो आपने क्या करवानी पड़ेगी, आपको करवानी पड़ेगी कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंसेशन इज बेसिकली डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी वाटर रिमूव हो रहा है. ठीक है, वाटर रिमूव हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं डिहाइड्रेशन. ठीक है, और सिंथेसिस हो रही है, किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, मोनोमर से पॉलीमर की सिंथेसिस हो रही है. ठीक है, तो जो हम यहाँ पे बात करते हैं कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है. डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं, वाटर रिमूव हो रहा है. ठीक है, जो ये रिमूव हो गया और आपके पास सिंथेसिस हो रही है किस चीज़ की, पॉलीमर सिंथेसाइज हो रहा है फ्रॉम द मोनोमर. Next is dehydration of ethanol at 100 degrees Celsius in the presence of concentrated H2SO4 gives. So यहाँ पे हम कहेंगे कि dehydration of ethanol at 100 degrees Celsius in the presence of concentrated H2SO4 typically result in the formation of ethene, which is also known as ethylene, as a major product. ठीक है, this reaction can be represented at this equation. ठीक है, concentrated sulfuric acid acts as catalyst in this reaction, promoting the removal of water from ethanol and driving the equilibrium towards the formation of ethene.
Dehydration of ethanol can result in formation of ethene, also known as ethylene. Ethene is unsaturated hydrocarbon, इसमें double bond होता है, ठीक है, with a double bond between the two carbon atoms. And alkenes can also be prepared from the dehydration of alkenes, ठीक है. The best method to pass the vapors of alcohol over heated alumina at 340 to 450 degree Celsius. So ethene आपके पास करेक्ट आंसर है फॉर दिस MCQ. ये आपके पास इसका रिएक्शन भी आ गया. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. तो इथेनॉल जो है आपके पास दैट इज इथाइल अल्कोहल है, ठीक है. तो इथाइल अल्कोहल आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूलर वो है, मतलब आपके पास जो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि लोअर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है. सो आपके पास जो लोअर अल्कोहल्स होती हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है. बट जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज़ करते हैं, हम हायर अल्कोहल्स की तरफ जाते हैं, उसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाती है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी इन वाटर आपके पास डिक्रीज़ करती जाती है, ठीक है. तो इथेनॉल इसमें सबसे कम है. मीथेनॉल होता अगर ऑप्शन तो मीथेनॉल हम यहाँ पे करते, वो उसमें इथेनॉल से भी कम कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है. बट यहाँ इथेनॉल है तो इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर. बाकी फिनॉल और हेक्सानॉल और डाईमिथाइल ईथर दे आर नॉट दैट सॉल्युबल इन वाटर एज इथेनॉल इज. Next is phenol is an dash liquid. Phenol is it is a deliquescent liquid, ठीक है. चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है. Deliquescent refers to a property of matter, particularly salt, that is characterized by easy dissolving और melting in water. यानी easily dissolve हो जाएगा या melt हो जाएगा वाटर में. अगर हम फिनोल की बात करें तो at room temperature आपके पास फिनोल क्या होता है, that is solid, ठीक है. फिनोल is a type of organic compound. It is colorless crystalline deliquescent solid with a particular phenolic order, और इसका melting point होता है 41 डिग्री सेल्सियस और boiling point होता है 182 डिग्री सेल्सियस. Next is alcohol in which carbon atoms are attached to OH group. Alcohols in which the carbon atom which is attached to the hydroxyl group is further attached to two carbon atoms, ठीक है. यानी ये आपके पास कार्बन है, ये आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है. अब दिस इज द कार्बन हैविंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है. इसको मैं कार्बन नंबर 1 कह देती हूँ. लेट्स से ये कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, यानी यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ अटैच है. टू कंप्लीट द वैलेंसी हम यहाँ पे इसको हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है. कार्बन के 4 बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, ठीक है. अब ये जो कार्बन है ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है. जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो जब दो कार्बन के साथ अटैच है तो ऐसी अल्कोहल को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है. अगर ये एक कार्बन के साथ अटैच है, लेट्स से यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं कार्बन की जगह, ठीक है. तो अगर हम कहेंगे कि ये आपके पास एक कार्बन के साथ अटैच है, ये सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, ठीक है. और अगर हम यही बात करते हैं कि ये आपके पास 3 कार्बन के साथ अटैच है, यानी दिस इज द कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये 1 2 और 3 इन 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, देन दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल. ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय द रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर. आपने क्या किया, इथीन को बॉइलिंग वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, इनडायरेक्ट रिएक्ट करता है, ठीक है. पहले आपने क्या करवाना है, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, फिर आपने उसको बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इथेनॉल विच इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है. दिस सिनेरियो डिस्क्राइब द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रेशन ऑफ इथेन. Upon reacting with sulfuric acid, it forms an intermediate which is ethyl hydrogen sulfate, and upon boiling with water, पहले आपने sulfuric acid के साथ reaction करवाया which was a cold sulfuric acid, ठीक है. फिर आपने उसका boiling water के साथ reaction करवाया, it forms ethanol as sulfuric acid is regenerated, ठीक है. ethanol form हो जाएगा, sulfuric acid यहाँ पे act करे as a catalyst, तो वो बाद में end पे क्या हो जाएगा, reaction के end पे it is going to get regenerated, ठीक है. Next is how many carboxylic acids formed how are carboxylic acids formed from alcohol. देखो यहाँ पे हमने बात की थी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म हुआ, जिसको फर्दर ऑक्सीडाइज करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ. यानी मैं अगर एक ही स्टेप पे चलूँ तो मैं कहूँ अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है. सो ऑक्सीडेशन आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल थ्रू प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द कार्बन एटम दैट बेयर्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप in the alcohol molecule, resulting in the formation of carboxylic acid functional group, ठीक है. और बीच में आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन एज एन इंटरमीडिएट है, मतलब ये भी आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो सकता है. सिर्फ अगर आप अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ तो सिर्फ आपके पास एल्डिहाइड भी बन सकता है, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्कोहल। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्कोहल की बात करें, पहला आपके पास जो ऑप्शन है दिस इज़ बेसिकली एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, आपने क्या करवाया, अल्कोहल का रिएक्शन करवाया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, आपके पास एस्टर बना और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, एस्टेरिफिकेशन है। एस्टेरिफिकेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में आपके पास एस्टेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। दूसरा बीटा ऑप्शन इज़ बेसिकली आपने अल्कोहल के अंदर सोडियम ऐड किया है और आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम मेटल आपने ऐड किया तो सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द अल्कोहल। ठीक है, सो आपके पास बोथ अल्फा एंड बीटा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इन द ल्यूकस टेस्ट टर्शरी अल्कोहल्स फॉर्म ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आपने क्या करवाया, एनहाइड्रस ZnCl और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पुट करवाया इन एन अल्कोहल, दिस इज द ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, इसमें आपके पास एक ऑयली लेयर फॉर्म हो रही है या मिल्की लेयर कह दो, फॉर्म हो रही है ऑन द टॉप ऑफ सोल्यूशन। जब हम टर्शरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो वो इमीडिएटली वो लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, हीटिंग में, ऑन हीटिंग, दिस इज फॉर प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में आपके पास वो लेयर कब फॉर्म होगी, जब आप उसे हीट करोगे आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। तो ये आपके पास है फॉर सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में आपके पास ऑयली लेयर फॉर्म हो जाएगी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, एंड ल्यूकस टेस्ट इज बेसिकली द टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। The biochemical process the biochemical process used in the synthesis of alcohol in the presence of yeast। आपने क्या करना है, अल्कोहल को सिंथेसाइज करना है बट इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। इस बायोकेमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज फर्मेंटेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है, आपके पास जो है ग्लूकोज उसकी फॉर्मेशन हो रही है, आपने इनपुट क्या दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में आपके पास ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। रिस्पायरेशन की बात करें तो आपके पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं किसके अंदर होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, उनकी ब्रेकडाउन होती है जिससे आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दैट इज रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकेज वाला काम आप करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे कहोगे एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बेसिकली फर्मेंटेशन। नेक्स्ट इज वाई इज फिनोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है आपके पास फिनोल। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनोल। फिनोल के अंदर रेजोनेंस है। ठीक है, इट इज़ ट्रू दैट रेजोनेंस मेक फिनोल मोर एसिडिक एज इट अलाउज डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, और जो अल्कोहल है उसके अंदर आपके पास रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, अल्कोहल्स डू नॉट हैव रेजोनेंस इन देम बिकॉज देयर इज नो कॉन्जुगेशन एंड नो रिंग। ठीक है, दिस इज वाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल्स। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, बोथ अल्फा एंड बीटा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, और फिनोल से ज़्यादा एसिडिक आपके पास क्या चीज़ होती है, यू कैन राइट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। So basically it's carboxylic acids. ठीक है, carboxylic acids are basically more acidic than phenols. ठीक है, नेक्स्ट इज द अल्कोहल विच इज़ द अल्कोहल्स विच आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो, हमने ऑक्सीडेशन करवा ली प्राइमरी की भी और सेकेंडरी की भी, हमारे पास बन गया एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल्स आर बेसिकली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, उनमें ऑक्सीडेशन इतनी ईजिली नहीं हो सकती। ठीक है, इन टर्शरी अल्कोहल्स अल्फा कार्बन इज अटैच टू 3 मोर कार्बन एटम्स। यहाँ पे जो हमने बात की, ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल है। जो अल्फा कार्बन है, कार्बन दैट इज कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, दैट इज बाउंडेड टू 3 मोर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ऐसी अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स कैन नॉट बी लॉस्ट फ्रॉम द अल्फा कार्बन विच इज नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्फा कार्बन जो है आपके पास, दिस इज द अल्फा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ही नहीं, तो वो लूज क्या करेगा। ठीक है, जब इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ही नहीं, इट कैन नॉट लूज दोज 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन कि वो उसने क्या करना है, हाइड्रोजन एटम्स लूज करने। सिंस tertiary alcohol do not have those hydrogen atoms, so it is not going to lose them, so it is resistant to oxidation. Alcohol in which carbon atom is bounded to a hydroxyl group, carbon atom bonded to hydroxyl group is further attached with 3 alkyl groups. ठीक है, फर्दर आपके पास 3 कार्बन एटम्स या 3 अल्काइल ग्रुप्स कह दो, इस तरह करके। ठीक है, उसके साथ ये आपके पास अटैच हुआ हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, दैट इज बेसिकली टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो CH3CH2Br, दिस इज एन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच है, अल्काइल हैलाइड। बीटा ऑप्शन आपके पास ईथर है। ठीक है, ROR,
ठीक है, आपके पास अल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन, दो अल्काइल ग्रुप्स के बीच में ऑक्सीजन है, तो इसे हम कहेंगे ईथर है। ठीक है, चार्ली ऑप्शन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH अटैच है। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन देखो तो इसमें आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है विच इज अल्कोहल। ठीक है, ROH, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो फिनोल आपके पास सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, हमें ये पता है। बाकी हमें ये पता है कि मीथेनॉल है, इथेनॉल है, ये क्या है, दीज आर लिक्विड अल्कोहल्स हैं। ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ब्यूटेन की बात करें तो ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो आपने फिनोल के साथ ये हम कह देते हैं, हमारे पास पहले तो हम फिनोल ड्रॉ करते हैं। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देंगे, फिनोल है। ठीक है, इसको हम कार्बन नंबर 1 कह देते हैं, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। कार्बन नंबर 2 पे हमने क्या अटैच कर देना है, नाइट्रो, NO2 अटैच कर देंगे। ठीक है, ये फिर कार्बन नंबर 3 है, इस पर कुछ नहीं करना। कार्बन नंबर 4 पे फिर नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देंगे, NO2। ठीक है, फिर कार्बन नंबर 5 को भी ऐसे ही छोड़ देना है, और जो कार्बन नंबर 6 है उसके ऊपर फिर अपने नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देना है, NO2। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो अटैच है। ठीक है, फिनोल बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। इसको क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम है विच इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, द अदर नेम फॉर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल इज पिक्रिक एसिड। इट इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज हाईली एक्सप्लोसिव। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कैन कॉज सिवियर बर्न्स। ठीक है, सो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है विच इज पिक्रिक एसिड। ये करके ये इसका स्ट्रक्चर भी आपके पास आ गया पिक्रिक एसिड का। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट लो टेम्परेचर एंड हाई एसिड कंसनट्रेशन रिजल्ट इन। तो अगर आप लो टेम्परेचर और हाई एसिड कंसनट्रेशन में अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवाओगे तो आपके पास क्या चीज़ फॉर्म होगी, ईथर फॉर्म होगा। ठीक है, अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन कैन प्रोड्यूस ईथर एज वेल एज अल्कीन अंडर डिफरेंट कंडीशंस बट मेनली ईथर। ठीक है, अल्कोहल्स कैन बी डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म आइदर अल्कीन, हायर टेम्परेचर एंड एक्सेसिव एसिड, और ईथर एट लो टेम्परेचर एंड एक्सेसिव एसिड। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइंस। द कार्बोनियम आइंस कैन लूज प्रोटॉन एंड फॉर्म अल्कीन। ठीक है, कार्बोनियम आइंस may be attacked by a fresh molecule of alcohol and form a oxonium ion and can then lose a proton to form the ether. ठीक है, तो आपके पास क्या है कि अगर आप डिहाइड्रेशन करवा रहे हो अल्कोहल की, तो वो अगर आप लो टेम्परेचर पे करवाओगे तो ईथर प्रोड्यूस होगा, हाई टेम्परेचर पे करवाओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, अल्कीन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज NaBH4 cause reduction of aldehyde and ketone into। तो NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इससे आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवा सकते हो। एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन की रिडक्शन करवाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है, तो अल्कोहल्स इज द करेक्ट आंसर। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, AlH4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इससे भी आप यूज़ कर सकते हो इसको भी, टू ट्रांसफॉर्म द एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगी और कीटोन से आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। When an electrophilic reagent attacks on alcohol। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक करता है अल्कोहल के ऊपर, तो आपके पास हाइड्रोक्सिल बॉन्ड जो है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके दरमियान जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, वो बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, सो OH बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपके पास रिएक्शन विद मेटल भी एग्जांपल है। इसमें आपके पास एक और एग्जांपल है विच इज़ बेसिकली व्हाट, आपके पास एस्टेरिफिकेशन वाला जो रिएक्शन है उसकी भी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होता है फ्रॉम द अल्कोहल। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अ कंपाउंड इज पॉजिटिव। तो अगर आपके पास येलो क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पता है कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट है फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज मिथाइल कीटोन्स और एल्डिहाइड दैट कंटेन अ मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, द टेस्ट इज पॉजिटिव इफ द पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड ऑन। तो जितना ज़्यादा एसिड के अंदर एबिलिटी होगी कि वो अपना प्रोटॉन लूज़ कर सके, प्रोटॉन लूज़ करे यानी बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन आयन लूज़ करे। हाइड्रोजन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन में ना आपके पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है एंड 0 न्यूट्रॉन है, और आउटरमोस्ट शेल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है।
एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप हाइड्रोजन में से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो आपके पास न्यूक्लियस बच जाएगा हाइड्रोजन का, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, ठीक है। तो जब मैं हाइड्रोजन को आयनाइज करूँगी और हाइड्रोजन आयन बनाऊंगी, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, तो दैट इज़ बेसिकली अ प्रोटॉन। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी आपने रिमूव कर दिया तो ये आपके पास प्रोटॉन बन जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो अपना हाइड्रोजन आयन कितनी जल्दी, कितनी ईज के साथ उसे लूज़ कर सकता है, ठीक है। एंड नॉट ओनली इट हैज़ टू लूज़ दैट हाइड्रोजन आयन, बट आपके पास हाइड्रोजन आयन लूज़ करने के बाद एक प्रोटॉन लूज़ हुआ है, एक एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, जो कि इक्वल होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एन एटम, ठीक है। बट ये आयनाइज हो गया, इससे आपके पास जो एक प्रोटॉन है वो निकल गया है, ठीक है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो रिजल्टेंट आयन आपके पास क्या बनेगा, एक एन आयन बनेगा, ठीक है। तो नॉट ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द ईज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, बट ऑल्सो द स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन, ठीक है, कि जो एनाइन फॉर्म हुआ है आफ्टर रिमूविंग दैट पर्टिकुलर प्रोटॉन, उसके बाद जो एनाइन फॉर्म हुआ है वो कितना स्टेबल है, इस पर भी डिपेंड करता है एसिड की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन बोथ ईज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन फॉर्म्ड आपके पास, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, बनाते कैसे हैं हम, जो बेंजीन रिंग है उसके साथ आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज़ बेसिकली फिनोल, दिस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और इसका आपके पास केमिकल फार्मूला भी क्या होता है, C6H6O, ठीक है। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, C6H5, जो एक हाइड्रोजन आपने यहाँ से रिमूव किया और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया, ठीक है, तो OH लिख दो, ठीक है। या इसको मैं इस तरह लिखूँ, C6H6, इन दोनों हाइड्रोजन को इकट्ठे लिख दो O, ठीक है, एक ही बात है। So phenol is also known as carbolic acid. It consists of hydroxyl group and phenyl group attached to each other. ठीक है, इसको हम phenyl group कहते हैं, benzyl नहीं कहते, phenyl कहा जाता है, ठीक है। So phenyl और hydroxyl group are attached to each other. तो आपके पास resultant compound क्या है, that is phenol. It is an aromatic compound since it has benzene ring in it. Which of the following कंपाउंड शोज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास जो लोअर मॉलिक्यूलर, जिनमें आपके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं, उन अल्कोहल्स में जिनमें आपके पास कार्बन आइटम्स की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, लेस यानी कम कार्बन आइटम्स हैं, इस तरह कह देती हूँ, ठीक है। तो कम कार्बन आइटम्स हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, दैट इज़ मोर डोमिनेंट, ठीक है। और दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जैसे जैसे हम हायर अल्कोहल्स पे चढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अल्कोहल के अंदर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होना शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो कि वो क्या होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती जाती है वाटर के अंदर अल्कोहल्स की, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, एक कार्बन वाला अल्कोहल है, फिर आपके पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, देन यू हैव दिस इज़ फिनोल, ठीक है। और फिर आपके पास 6 कार्बन वाली अल्कोहल है, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स अल्कोहल की इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर होगी जिसमें सबसे कम कार्बन एटम्स हैं, इसमें एक ही कार्बन एटम है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ. Next is, which of the following alcohol does not convert into carboxylic acid when it reacts with K2Cr2O7 and H2SO4. So K2Cr2O7 and H2SO4, this is basically a strong oxidizing agent, ठीक है। तो कौन सी अल्कोहल कन्वर्ट नहीं होती टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हमने बताया प्राइमरी अल्कोहल हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है, क्योंकि दीज अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते आप, तो उसे आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकते इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर द रिएक्शन विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन के बाद वो अल्कोहल, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में वो अल्कोहल कन्वर्ट नहीं होगी। अगर हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे है CH3, C है और इसके साथ 2 CH3 अटैच हैं, CH3 और CH3, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास OH है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ द अल्फा कार्बन, ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। सो दिस इज़ टर्शरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनके आप ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम्स इन द अल्फा कार्बन, ठीक है। बीटा ऑप्शन अगर हम देखें तो आपके पास इसमें CH3 है और CH है, इसको मैं ऐसे लिखूँगी, C है, H इधर लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जो अल्फा कार्बन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज़ फर्दर अटैच टू
2 कार्बन एटम्स, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच में कीटोन फॉर्म होगा, फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर दो। बोथ अल्फा बीटा करेक्ट नहीं है और डेल्टा ऑप्शन आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। सो ये आपके पास नॉर्मल अल्कोहल है, सिंपल अल्कोहल है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, अल्फा विच इज़ अ टर्शरी अल्कोहल। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू, तो ये मैंने आप लोगों को बता दी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी है। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दो सब्सटेंसेस दे डू हैव विच डू हैव हाइड्रोजन बॉन्ड इन दम, दे आर बोथ सॉल्युबल इन ईच अदर, ठीक है। तो लोअर अल्कोहल्स हैं, सुक्रोज है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड था आपके पास, ठीक है। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज फिनोल स्ट्रॉन्गर देन, फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड है देन वाटर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वाटर आपके पास करेक्ट आंसर है। फिनोल अल्कोहल से भी स्ट्रॉन्गर है और वाटर से भी स्ट्रॉन्गर है। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ ना, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं लिखूँ, तो मेरे पास सबसे पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर मेरे पास आएगा फिनोल, ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिखूँगी अल्कोहल और एंड पे मेरे पास आ जाएगा वाटर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कौन सा कंपाउंड कितना ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये चीज़ अगर मैंने फाइंड करनी है तो मैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ से फाइंड करूँगी। और मेरे पास ऑर्डर इसमें क्या आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर मेरे पास फिनोल है, फिर मेरे पास अल्कोहल है एंड फिर मेरे पास वाटर है। तो फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, फिनोल किससे स्ट्रॉन्ग है, अल्कोहल से और वाटर से। अल्कोहल ऑप्शन नहीं है, वाटर ऑप्शन है, तो वाटर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय, तो इथेनॉल अल्कोहल है, ठीक है। आपने इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, इथाइल अल्कोहल है, इसको आपने लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, तो आप फर्मेंटेशन के जरिए इसको प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर केन जूस विद एंजाइम्स दैट आर इन्वर्टेज एंजाइमेज प्रेजेंट इन द यीस्ट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट आप अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हो इथेनॉल के, सॉरी आप किसको कन्वर्ट कर रहे हो, इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हो, अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। In which of the following reaction does the carbon oxygen bond of alcohol not break? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक नहीं करता इन एस्टेरिफिकेशन। उसमें आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा एस्टेरिफिकेशन में, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैन नॉट ब्रेक ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द अल्कोहल। In esterification, the reaction hydrogen and oxygen bond of alcohol will break and alcohol molecule will act as nucleophile, while carbon oxygen bond break of carboxylic acid, ठीक है, during the process of esterification. Next is in non-carbonyl, the non-carbonyl compound out of the following is non-carbonyl compound, carbonyl group क्या होता है, C double bond O, this is the carbonyl carbon। वो कंपाउंड जिसके अंदर ये ग्रुप ना हो दैट इज़ द नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, CH3CO CH3, ठीक है। तो मैं इसे लिखूँगी CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH3, तो ये मेरे पास एक कीटोन है, ठीक है। इसमें आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, तो दिस इज़ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। बीटा ऑप्शन मेरे पास है C2H5CH और यहाँ पे मेरे पास है OH, ठीक है, और फिर मेरे पास CH3 है, ठीक है। ये OH ऊपर अटैच है, ये उसने यहाँ अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, दिस मीन्स इट इज़ एन अल्कोहल, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ एन अल्कोहल। कोई इसमें आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, C डबल बॉन्ड O इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो बीटा आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। चार्ली डेल्टा भी देख लेते हैं, ठीक है। चार्ली ऑप्शन देखो आपके पास है CH3C, यहाँ पे NH2 के साथ ही अटैच है और यहाँ पे आपके पास है डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया, ठीक है। ये आपके पास अमाइड है, ठीक है, अमाइन ग्रुप अटैच है विद अ कार्बोनाइल कार्बन, इसको हम कहेंगे दिस इज बेसिकली अमाइड, ठीक है। और फिर आपके पास डेल्टा ऑप्शन है CH3C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एस्टर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज एस्टर। इसमें ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ आपके पास ऑक्सीजन अटैच है और फिर आपके पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज बेसिकली एस्टर, ठीक है। सो कार्बोनाइल इसमें भी है, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है और इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। नेक्स्ट इज फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू गिव प्राइमरी अल्कोहल, तो हमने यहाँ लिखा था ग्रिग्नेट रिएजेंट का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओ तो आपके पास रिजल्टेंट चीज़ क्या बनेगी, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। सो ग्रिग्नेट रिएजेंट आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिनोल रिएक्ट्स विद CH3C डबल बॉन्ड OCl,
ठीक है, इसके साथ फिनोल रिएक्ट करेगा, इट गिव्स एस्टर। ठीक है, बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है, इसका रिएक्शन ये गिवन है। ठीक है, फिनोल को आपने एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास फिनाइल इथिनोएट बन गया, एंड फिनाइल इथिनोएट इज बेसिकली एन एस्टर। नेक्स्ट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट हैज़ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% अल्कोहल होती है। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। रेक्टिफाइड स्पिरिट हैज़ अ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल ऑफ 95%। इट इज़ अ टाइप ऑफ इथेनॉल, अल्कोहल की टाइप है, दैट हैज़ बीन प्योरीफाइड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस दैट सेपरेट इथेनॉल फ्रॉम वाटर, यानी आपने वाटर इथेनॉल से सेपरेट कर दिया तो आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट बनी, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके आपके पास जो है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल 95% अल्कोहल, इसके अंदर क्योंकि आपने वाटर तो रिमूव कर दिया। ठीक है, द इथेनॉल इज देन कंसनट्रेटेड टू अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्योरिटी, दिस इज वेरी प्योर अल्कोहल। नेक्स्ट इज द अल्केन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ। तो आप अल्कोहल की प्रेजेंस में अल्कीन फॉर्म कर सकते हो द अल्कीन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अल्कोहल्स। ठीक है, आपने अल्कीन फॉर्म करना है फ्रॉम अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, तो पायरिडीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पायरिडीन करेक्ट आंसर है। आपने पायरिडीन की प्रेजेंस में क्या कर सकते हो, फर्स्टली अल्कोहल अटैक ऑन फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। ठीक है, द एलिमिनेशन ऑफ क्लोराइड अकर्स, और फिर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगी पायरिडीन की बाय द इंटरमीडिएट टेक्स प्लेस, एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाय पायरिडीन गिव्स अल्कीन। ठीक है, तो पायरिडीन आपके पास करेक्ट आंसर है। अल्कीन फॉर्म होंगे फ्रॉम अल्कोहल्स इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ if you are going to make this reaction happen in the presence of pyridine. Glycerol can also be termed as, तो glycerol is basically 3 कार्बन एटम्स, उन तीनों कार्बन एटम्स के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, अल्कोहल है। ठीक है, तो 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। ठीक है, ट्रायोल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने अटैच किए हुए। ठीक है, प्रोपेन मीथ ईथ प्रोप 3 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ग्लिसरॉल। ठीक है, सो बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है। ग्लिसरॉल कंटेन 3 कार्बन गिविंग इट द प्रोपेन पार्ट ऑफ द नेम। ठीक है, एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू ईच कार्बन विच अकाउंट फॉर 1 2 3। हर कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 1 के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 के साथ दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कार्बन नंबर 3 के साथ तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी तीनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, तो मोस्ट रिएक्टिव में आपके पास है ऑर्थोहाइड्रोक्सीटोलिन, ऑर्थोक्लोरोइथाइल बेंजीन, पैरा इथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें आपके पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, फिनोल है। ठीक है, एज द नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कैटाइन, हाइड्रोक्सिल एक्ट्स एज द ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट इज द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू, तो फिनोल एसिडिक है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ फिन ऑक्साइड आयन। ठीक है, एक तो ये इसके अंदर रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से जो इसका फिन ऑक्साइड आयन है उसकी नेचर की वजह से हम क्या कहेंगे, दिस इज एसिडिक। ठीक है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के अंदर, अल्कीन की आप हाइड्रेशन करवा दो। ठीक है, अल्कीन में यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बन, यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बन को डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए ऐसे करके। ठीक है, इसके अंदर अब मैंने क्या करवाना है, इसकी हाइड्रेशन करवानी है, यानी इसके अंदर मैं वाटर ऐड कर दूँगी। ठीक है, वाटर क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा दोनों कार्बन के दरमियान में, ऐसे करके 3 बॉन्ड्स अब ये फॉर्म करेंगे, 2 हाइड्रोजन्स जो ऑलरेडी के थे। ठीक है, अब जो एक एक बॉन्ड यहाँ पे एक जगह अटैच हो जाएगा आपके पास हाइड्रोजन, और दूसरी जगह अटैच हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो यानी आपके पास ये इस तरह फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 और OH। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या फॉर्म हो गई, अल्कोहल फॉर्म हो गई। ठीक है, आपने हाइड्रेशन करवा दी अल्कीन की, आपके पास क्या चीज़ फॉर्म हो गई, अल्कोहल बन गई। अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ, तो अल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं, यानी CH4 अल्कीन है, आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, अल्काइल ग्रुप बनाया CH3। ठीक है, और उसके साथ आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, हाइड्रोजन जो आपने रिमूव किया उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है अल्केन का। ठीक है, अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव आपके पास क्या है, दिस इज अल्कोहल। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स, तो आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के आपके पास फॉर्म होगा कीटोन।
Next is phenol reacts with aqueous bromine and decolorizes aqueous bromine forming the white precipitate of, तो आपके पास 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल की वाइट पीपीटी फॉर्म हो जाते हैं। चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है। रिएक्शन ये है, फिनोल को आपने रिएक्ट करवा दिया, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया ना, हाँ एक्वस ब्रोमीन के साथ आपने इसको रिएक्ट करवाया, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, इस तरह करके 2,4,6 डाईब्रोमोफिनोल बन गया। यानी फिनोल के साथ ऐसे करके मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ये हम पहले फिनोल बना लेते हैं, ये फिनोल है। कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, फिनोल बन गया। कार्बन नंबर 2 पे आपने क्या अटैच कर देना है, ब्रोमो ग्रुप, ब्रोमीन अटैच कर दिया। ये कार्बन नंबर 3 पे कुछ अटैच नहीं होगा, कार्बन नंबर 4 पे फिर आपने एक ब्रोमीन अटैच कर दिया, ठीक है। कार्बन नंबर 5 भी खाली रहेगा और कार्बन नंबर 6 पे आपने फिर एक ब्रोमीन अटैच कर दिया। तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ अटैच है, 2 पे, 4 पे और 6 कार्बन पे आपके पास एक एक ब्रोमीन अटैच है। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 3 ब्रोमीन्स हो गए टोटल, और एक फिनोल के ऊपर ये 3 ब्रोमीन्स अटैच हैं, तो ये आपके पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल फॉर्म हो जाएगा। Next is select the word or phrase which is closest in meaning to the underlined words. Due to his continuous mischievous activities, he has become a rogue person. ठीक है, so Charlie dishonest आपके पास correct answer है। rogue is a person who is dishonest या unreliable, ठीक है। options क्या है, thief, thief वो है जो चोरी करता है किसी से, ठीक है। honest आपके पास ईमानदार है, not disposed to cheat, ठीक है। dishonest is basically a person who is fraud या जिस पे आप rely नहीं कर सकते, and sharp is a person who is smart या clever, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर है, करेक्ट आंसर इज डिसऑनेस्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स आर फुल, तो एवरी वन जब यूज़ हो गया उसके साथ आप इज़ यूज़ करोगे, आर नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज़ फुल होगा, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स हैड फुल नहीं होगा, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स हैव फुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज़ फुल करेक्ट आंसर है। इट इज़ अ सिंगुलर नाउन, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स, इट इज़ अ सिंगुलर नाउन, सो इज़ कैन बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन दिस केस। You have to choose the correct option. He and I was playing, he and I were playing, he and I were being playing, ठीक है। तो वर बीइंग प्लेड होना चाहिए था, अगर होता भी बीइंग के साथ इस तरह प्लेइंग नहीं आ सकता, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। और ही एंड आई वॉज बीइंग प्लेइंग, ये भी गलत है। सो ही एंड आई, दो प्लूरल की बात हो रही है, ही एंड आई, सो इसके साथ आप यूज़ करोगे वर, ठीक है। सो ही एंड आई वर प्लेइंग, ही एंड आई इंडिकेट्स प्लूरैलिटी, सो हेल्पिंग वर्ब शुड बी वर। नेक्स्ट इज पिक द करेक्ट ऑप्शन, नो स्टार इज ब्राइटर देन द मून, THAN वाला जो देन होता है ना, दैट इज़ यूज फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो नो स्टार इज़ ब्राइटर देन द मून करेक्ट है। नो स्टार इज़ मोर ब्राइट, मोर ब्राइट नहीं होता, आपके पास जो कंपैरेटिव फॉर्म है ब्राइट की, दैट इज़ ब्राइटर, और सुपरलेटिव फॉर्म ब्राइटेस्ट है, ठीक है। तो मोर ब्राइट, मोस्ट ब्राइट इसमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नो स्टार इज़ ब्राइटर, THEN यूज़ हुआ है देन, ठीक है। तो ये वाला देन यूज़ नहीं होगा, THAN वाला देन यूज़ होगा विच इज़ यूज फॉर कंपेरिजन। एंड नो स्टार इज़ ब्राइटर देन मून, देन द मून है, ठीक है। जब आप कंपैरिजन कर रहे होते तो आप द यूज़ करोगे, ठीक है। सो नो स्टार इज़ ब्राइटर देन द मून करेक्ट आंसर, डेल्टा में द यूज़ नहीं हुआ हुआ, इस वजह से यहाँ पे गलती है। अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन इज़ ऑडेशियस ऑफ द रिस्क्स, अल्फा करेक्ट आंसर है। एग्रोफोबिक, डिसमे और कोयर्स, ऑडेशियस का मतलब है इनवल्नरेबल टू फियर, ठीक है, ठीक है, मतलब दैट पर्सन इज़ नॉट वल्नरेबल टू द फियर। एग्रोफोबिक इज़ अ पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। डिसमे मीन्स डिस्करेजमेंट एंड कोयर्स मीन्स प्रेशराइज या फोर्स, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑडेशियस। डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन, डैश मैन इज मॉर्टल, आ मैन कहूँगी तो इसका मतलब एक ही बंदा है, ठीक है, जिसको मौत आएगी, दैट इज़ मॉर्टल, ठीक है। एन भी यूज़ नहीं हो सकता, मैन इज़ लाइक नॉट अ वॉल, तो उसके साथ एन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। द मैन इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मैन, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरल बात कर रही हूँ तो आई हैव टू यूज़ नो आई विल यूज़ नो आर्टिकल हियर, ठीक है। So no article can be used as the correct answer, ठीक है। It refers to all or it refers to all of something or something in general, ठीक है। तो जनरल बात हो रही है तो द करके आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते और आ करके आप सिंगुलर मेंशन नहीं कर सकते। सो मैन इज मॉर्टल इज द करेक्ट आंसर। नाइदर दे नॉर देयर फ्रेंड डैश सॉल्व द क्वेश्चन, अब जब नाइदर या नाइदर आइदर यूज़ हो रहा हो ना, इस केस में जो आपके पास सेकेंड वाला नाउन होता है, यहाँ पे आपके पास दे एक है सब्जेक्ट और दूसरा आपके पास देयर फ्रेंड दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने जो यूज़ करना है वर्ब, यू हैव टू यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, जब आइदर या नाइदर यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो नाइदर यूज़ हो रहा है, सेकंड सब्जेक्ट इज़ देयर फ्रेंड विच इज़ सिंगुलर, इसके साथ आप हैज़ यूज़ करोगे, ठीक है। जो आप यूज़ करोगे ना वर्ब, दैट इज़ गोइंग टू बी हैज़, ठीक है। अगर होता नाइदर देयर फ्रेंड नॉर दे, फिर आप हैव यूज़ करते, क्योंकि फिर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता, फिर आप हैव यूज़ करते, ठीक है। नेक्स्ट इज द लेटर कंटिन्यूड, यू सी हाउ इज़ इट,
हाउ इट इज़, हाउ इज़ इट क्वेश्चन सेंटेंस है, ये आपके पास क्या है, डिक्लेरेटिव है या असर्टिव सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने हाउ इज़ इट नहीं कहना, हाउ इट इज़ कहना है। हाउ इज़ इट इज़ यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज़ अ डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हाउ इज़ इट यूज़ करोगे, हाउ इट इज़ हाउ इट इज़ यूज़ करोगे, हाउ इज़ इट यूज़ नहीं करोगे। You have to read the following passage. Which word means the opposite of complicated, ठीक है। तो complicated को opposite is simple, ठीक है। यहाँ पे complicated first passage में कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ यूज़ हुआ है कि मेकिंग अ पिज़्ज़ा कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बट देयर आर लॉट्स ऑफ वेज फॉर यू टू मेक मोर बेसिक वर्जन एट होम, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड यानी इसका ऑपोजिट क्या है, दैट इज़ सिंपल। Two donkeys are fighting with each other, one with small horns and the one with large horns. Which one will be injured the most, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चोट किसको लगेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल donkeys don't have horns, ठीक है। सो नन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नाइदर ऑफ द donkeys will be injured because donkeys cannot grow horns, therefore neither of them would be injured greater than the other. Next is there is an unprecedented increase in the migration of villagers to urban areas as repeated crop failure has put them into precarious financial situation, ठीक है। यानी क्या है कि आपके पास जो फार्मर्स थे दैट वर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या था, दैट वाज फार्मिंग, ठीक है। बट उनको लॉस हो रहा है क्रॉप फेलियर से, रिपीटेड क्रॉप फेलियर हो रहे हैं, वहाँ से उनको लॉस हो रहा है, उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। अब कोर्स ऑफ एक्शन इसका क्या है, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट, ठीक है। यानी आपके पास विलेजर्स जो थे उनकी अब जो सोर्स ऑफ इनकम है वो विलेज से ख़त्म हो रहा है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फाइंड अदर सोर्सेज, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू द सिटीज़ टू फाइंड अ जॉब, ठीक है। सो अब कोर्स ऑफ एक्शन इसका यही होना चाहिए कि जो विलेजर्स हैं उनको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम देनी चाहिए ताकि वो विलेज में ही बैठ के अपना मतलब कुछ कमा सकें, ठीक है। द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स in the urban areas to help them survive, ठीक है। दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक तो अर्बन एरियाज़ में ऑलरेडी आपके पास अर्बन एरियाज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, बट अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, बट दे आर स्टिल लिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास अर्बन एरियाज़ में भी नहीं होती, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दैम विद द जॉब्स, ठीक है, सिंस देयर आर नॉट लाइक इनफाइनाइट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। सो जो माइग्रेटेड विलेजर्स हैं उनको जॉब्स देना दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ढेर सारे विलेजर्स आ रहे हैं, अब कितने ही लोगों को जॉब देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट जॉब्स तो अर्बन एरियाज़ में भी नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि विलेजर्स को कोई सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए ढूंढ दिया जाए उनकी विलेज में ही, ठीक है, ताकि उन्हें माइग्रेट भी ना करना पड़े, वो अपनी जगह में रहते भी रहें, ठीक है, और क्या हो कि वो कमाते भी रहें वहीं पे, ठीक है। सो ओनली कोर्स ऑफ एक्शन वन फॉलोज, ठीक है, ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर हियर। Next is the University Authority has instructed all the colleges under its jurisdiction to ban use of cell phone inside the college premises, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है उसने कॉलेज के अंदर जो मतलब जो जितना भी एरिया दैट इज़ अंडर द कॉलेज यू कैन नॉट यूज़ सेल फोन्स देयर, ठीक है। एनी कॉलेज प्रेमिसेस में आप सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स ऑफ द कॉलेज साइंड अ जॉइंट पिटिशन टू द यूनिवर्सिटी कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंसेज कॉज्ड बाय द सेल फोन रिंग टोन्स ड्यूरिंग द क्लासरूम्स। अब देखो सबसे पहले हुआ ये होगा कि बच्चे क्लासरूम्स में उनके फ़ोन बजते होंगे, टीचर्स को ये चीज़ इरिटेट की, टीचर्स लाइक जॉइंट साइंड अ जॉइंट पिटिशन अगेंस्ट दैट थिंग, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पिटिशन यूनिवर्सिटी ने ये एक्शन लिया कि उसने फ़ोन को बैन कर दिया अंडर द कॉलेज प्रेमिसेस, ठीक है। सो आपके पास जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज़ द कॉज और स्टेटमेंट 1 इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट कॉज, सो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर हियर। So we are done with the 100 MCQ. That is it for the today's session. If you guys have any questions or queries, you can mention them in the chat box. Thank you everyone for joining this session and Allah Hafiz.